डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे नव मार्क्सवाद। न्यू मार्क्सिज्म क्या है। नव मार्क्सवाद की चर्चा के पूर्व हम मार्क्स के कुछ सिद्धांतों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हमने मार्क्स को नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है तब हमारे लिए नव मार्क्सवाद पर चिंतन करना या नव मार्क्सवाद को समझना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि नव मार्क्सवाद मार्क्स के पुनर्व्याख्या है। मार्क्स के सिद्धांतों को या तो संशोधित किया गया है या कहीं कहीं उनको अस्वीकार किया गया है। यहाँ हम बात करते हैं नव मार्क्सवाद की। 1970 के अंतिम वर्षों में मार्क्सवादी लेखकों को यह स्पष्ट होने लगा कि रूढ़िवादी मार्क्सवाद, जो मार्क्स के समय में इतना प्रचलित था मार्क्सवाद, वह आज अप्रासंगिक हो गया है। मार्क्स के समय में जो पूंजीवाद था वह पूंजीवाद का स्वरूप भी बदल गया। मार्क्स के समय में जिस तरह से उत्पादन विधियां, उत्पादन साधन, राज्य की हस्तक्षेप नीति थी, आज वह वैसी परिस्थितियां नहीं रहीं। इसलिए ऐसा माना गया कि मार्क्स की पुनर्व्याख्या आवश्यक है, क्योंकि जब पूरी तरह से समाज में बदलाव आया तो उन सिद्धांतों के आधार पर हम मार्क्स के उन विचारों के आधार पर नई व्यवस्थाओं को नहीं पूरी तरह से समझ सकते हैं। नव मार्क्सवाद वह है जिसमें कोई भी सामाजिक सिद्धांत या समाजशास्त्रीय विश्लेषण में हम मार्क्स, फ्रेडरिच तथा एंजल्स को अपने मूल संदर्भ में देखते हैं। नव मार्क्सवाद का जब विस्तार हुआ वह फ्रैंकफर्ट स्कूल ने उसको एक नई दिशा दी। फ्रैंकफर्ट स्कूल 1923 में पश्चिमी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में फेलिक्स जे बेल की प्रेरणा से सामाजिक शोध संस्थान की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था मार्क्स के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना। और देखा जाए तो फ्रैंकफर्ट स्कूल ने ही इसका विस्तार किया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ तो इस फ्रैंकफर्ट स्कूल पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए और 1933 में इस संस्था को कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया गया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिटलर का जब चरमोत्कर्ष खत्म हुआ, अर्थात हिटलर का जब पतन हुआ, तब सन 1949 में पुनः फ्रैंकफर्ट में इसको स्थापित कर दिया गया। इस फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का जो प्रमुख योगदान है वह आलोचनात्मक सिद्धांतों के क्षेत्र में है, क्रिटिकल थ्योरी के क्षेत्र में है, जिसमें मार्क्सवाद को एक नए रूप दिए गए, मार्क्स की पुनर्व्याख्या की गई, संशोधित किया गया। क्योंकि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक को ज़रूरत से ज़्यादा स्थान दिया था, इसीलिए हम मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहते हैं। उन्होंने सांस्कृतिक कारकों की पूर्णतः उपेक्षा की थी। इस संप्रदाय ने सांस्कृतिक कारकों जैसे सिनेमा, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र आदि पर भी बहुत लिखा है और आगे भी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नव मार्क्सवाद जैसा कि फ्रैंकफर्ट स्कूल का ही विस्तार है और नव मार्क्सवादियों ने क्लासिकल मार्क्सवाद को मुख्य रूप से दो संदर्भों में देखा और वे इसे मार्क्स के अध्ययन के उपागम मानते हैं। उसमें पहला था नव ग्राम्शी या विमर्श विश्लेषण और दूसरा है विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद। हम पहले बात करते हैं नव ग्राम्शी या विमर्श विश्लेषण। एंटोनी ग्राम्शी ने 1970 के दशक में मार्क्सवादी सिद्धांतों का जो विश्लेषण किया और अपने सिद्धांत में उन्होंने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को पूर्णतः अस्वीकार किया, उसे पूर्णतः नकार दिया। उनका प्रबंध था कि शासक और बुजुर्ग वर्ग शक्तिशाली होता है, इस वर्ग की हेजेमनी अर्थात प्राधान्य सर्वहारा वर्ग पर होता है।
क्योंकि मार्क्स ने बड़ी दृढ़ता के साथ स्थापित किया कि उत्पादन विधि ही सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को निर्धारित करती है। लेकिन यही इनका आर्थिक निर्धारणवाद है जिसे एंटोनी ग्राम्सी ने अस्वीकार किया। दूसरा शब्द ग्राम्सी जो इनकी अवधारणा को अस्वीकार करते हैं उसमें है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हम संक्षेप में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वंद्वात्मक, दूसरा भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक उस प्रक्रिया को की ओर इंगित करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास एवं उसमें परिवर्तन होता है। अब द्वंद्वात्मक में परिवर्तन कैसे होता है? मानते हैं कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से परिवर्तन होता है। दूसरा शब्द है भौतिकवाद। भौतिकवाद सृष्टि की रचना के मूल तत्व की ओर इंगित करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विचारधारा के प्रणेता हम कार्ल मार्क्स को मानते हैं। इन्होंने अपने प्रमुख ग्रंथ दास कैपिटल में इसकी चर्चा की और वहाँ इन्होंने उल्लिखित भी किया है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत को सिर के बल अर्थात आध्यात्म पर खड़ा पाया और मैंने उसे पैरों के बल अर्थात भौतिकवाद पर खड़ा कर दिया, क्योंकि मार्क्स हीगल के आत्मा तथा निरपेक्ष विचारों को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि संसार निरपेक्ष अर्थात विश्व आत्मा का मूर्त रूप नहीं है। इसके विपरीत संसार अपनी प्रकृति के अनुसार पूर्णतः भौतिक है। तो ये मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की, इसको भी एंटोनी ग्राम्सी नकार देते हैं। दूसरा जो मार्क्सवाद की परंपरा में सिद्धांत आता है वह है विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद, एनालिटिकल मार्क्सिज्म। एनालिटिकल मार्क्सिज्म मानता है कि मार्क्स की सार्थकता चेतना के आलोचनात्मक विश्लेषण में है। मार्क्स की सार्थकता चेतना की, मार्क्स ने चेतना की बात की थी, कॉन्शस, इसी के आधार पर उन्होंने वर्ग चेतना की भी बात की थी कि अगर मार्क्सवाद की हमें इस समय में सार्थकता देखनी है तो उनके चेतना के आलोचनात्मक विश्लेषण में ही निहित है। और उसमें भी वह कहते हैं कि जो मिथ्या चेतना, फॉल्स कॉन्शसनेस है और अलगावग्रस्त चेतना है, इसकी हमें पुनर्व्याख्या करनी होगी। तो ये सिद्धांतों को इसीलिए हम नव मार्क्सवाद कहते हैं, क्योंकि इनके केंद्र में मार्क्स हैं। मार्क्स की पुनर्व्याख्या, मार्क्स में संशोधन। हैबरमास भी मार्क्सवादी परंपरा से जुड़े रहे हैं और हैबरमास ने मार्क्सवादी परंपरा के अंतर्गत ही अपने सिद्धांत को रखा, मार्क्स में कुछ संशोधन किया। क्योंकि हैबरमास जर्मनी के थे, इनका संपूर्ण लेखन जर्मनी में, कुछ इनकी पुस्तकें हैं जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है, जैसे थ्योरी एंड प्रैक्टिस, नॉलेज एंड ह्यूमन राइट्स टूवर्ड्स अ रेशनल सोसाइटी। हैबरमास का मानना है कि प्रजातांत्रिक, दफ्तरशाही और वैज्ञानिक संस्कृति प्रधान समाज में स्वतंत्र संवाद की आवश्यकता है। स्वतंत्र संवाद अर्थात जब हम संवाद करते हैं तो नए विचारों का जन्म होता है। स्वतंत्र संवाद के आधार इन्होंने जिसे बताया वह है बुद्धि संगतता। हैबरमास कहते हैं कि इस स्वतंत्र संवाद का आधार रेशनैलिटी अर्थात बुद्धि संगतता होनी चाहिए, और यहाँ हैबरमास वेवर्स की बुद्धि संगतता से प्रभावित रहे हैं। हैबरमास की जो आज चिंता है वह है कि आधुनिक समाज की व्याधिकियों को कैसे दूर किया जाए। हैबरमास आधुनिकता के पक्षधर हैं, लेकिन उत्तर आधुनिकता जनित समस्याओं के विरोधी भी हैं। वे व्यवहार या आचरण के माध्यम से एक ऐसे सिद्धांत को विकसित करना चाहते हैं जो उत्तर आधुनिकता से जनित व्याधिकियों का निदान खोज सके, और आचरण और व्यवहार के आधार पर सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया ही मार्क्सवाद की परंपरा है, और यहाँ हैबरमास इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। सिद्धांतों की दृष्टि में हम हैबरमास को आलोचनात्मक सिद्धांतवेत्ता के रूप में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने मार्क्स की कुछ धारणाओं को अस्वीकार करते हुए उसमें संशोधन की बात की या उनकी आलोचना की। आलोचनात्मक सिद्धांतवेत्ता मार्क्स को अपना केंद्र मानकर उसे अस्वीकार करते हैं, स्वीकार भी करते हैं और उनमें संशोधन भी करते हैं। और एक खास बात जो है नव मार्क्सवादियों की वह यह है कि वह मार्क्स की तो पुनर्व्याख्या कर रहे हैं, साथ साथ अन्य लोगों का भी प्रभाव रहा, अन्य सिद्धांतों से भी कुछ ना कुछ, जैसे
संवाद के समय में हैबरमास कहते हैं कि स्वतंत्र संवाद की आवश्यकता है, पर उसका आधार बुद्धि संगतता होनी चाहिए। यह बुद्धि संगतता उन्होंने कहाँ से ली? वेबर से। अभी आगे आप देखेंगे कि हैबरमास भाष्य विज्ञान की बात करते हैं। थियोडोर एडोर्नो से भी हैबरमास प्रभावित थे। हैबरमास के सिद्धांत की रणनीति का आधार ज्ञान है। हैबरमास कहते हैं कि मनुष्य की उपलब्धि या मनुष्य के विकास के लिए ज्ञान आवश्यक है। इस दृष्टि से देखें तो समाज विज्ञान में 3 प्रकार के सिद्धांत हैं और उन तीनों का उनका आधार क्या है? संज्ञान के हेतुओं के आधार पर। संज्ञान किसे कहते हैं? यह शब्द हम अपने दैनिक आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं। संज्ञान में लीजिएगा, ऐसे कहा जाता है, ये घटना हुई है, देखिएगा, संज्ञान में लीजिएगा। संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से समाज के बारे में ज्ञान या बोध ग्रहण करते हैं। ज्ञान सिद्धांत के 3 प्रकारों में देखने मिलता है। नंबर 1, उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ज्ञान का विकास करते हैं। वी डेवलप नॉलेज फॉर सर्टेन पर्पस। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, निरुद्देश्य तो कोई कार्य नहीं करते हैं। यहाँ जब ज्ञान की बात आ रही है तो ज्ञान भी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अलग अलग विद्यार्थी हैं और सबकी रुचि अलग अलग विषयों में है, सबका उद्देश्य अलग है। किसी का कंप्यूटर इंजीनियर बनने का उद्देश्य है, किसी का वैज्ञानिक है, किसी का इंडस्ट्री में जाने का, फिल्म इंडस्ट्री में है, तो किसी का समाज वैज्ञानिक बनने का है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अलग अलग तरह के कोर्सेज करते हैं, क्लासेस करते हैं। ज्ञान क्या करता है? एक जगह हैबरमास कहते हैं कि ज्ञान प्राकृतिक प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करने का काम करता है, और उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को हम नियंत्रित करते हैं समाज के लिए। जैसे आज उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं कि हमें बिजली की आवश्यकता है। ज्ञान ने क्या किया? पानी से कैसे बिजली बनेगी, बांध कैसे निर्मित होंगे, ये ज्ञान ने काम किया। प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए भी आज आपदा प्रबंधन, मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी कोर्सेज आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? हम उनको काम में ला रहे हैं, अपने ज्ञान को काम में ला रहे हैं। तो ज्ञान क्या करता है? हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। मनुष्य की काम करने की कुशलता और संचार की क्षमता विभिन्न प्रकार के ज्ञान को जन्म देती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम जो भी संचार के साधन हैं या कुशलता है, ये विभिन्न प्रकार के ज्ञान हमारे समाज में, और जैसे जैसे समाज बदल रहा है तेजी से उसके संसाधन भी बदल रहे हैं। ज्ञान के माध्यम से, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं को भी नियंत्रण करते हैं। किसके लिए? अपने लाभ के लिए। इस प्रकार ज्ञान के सिद्धांतों को हैबरमास आनुभाविक विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं, और यहाँ आकर ज्ञान प्रत्यक्षवादी बन जाता है। अनुभाविक विश्लेषण मतलब अनुभव के आधार पर हमने विश्लेषण किया और यह प्रत्यक्षवाद हो गया। प्रत्यक्षवाद भी यही मानता है जो ज्ञान हमारे निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन, वर्गीकरण पर आधारित है, वह प्रत्यक्षवाद है। कांट भी इसी प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं और यह प्रत्यक्षवाद समाज विज्ञानों पर लागू होता है। दूसरा है ज्ञान व्यवहारिक हितों की पूर्ति करता है। व्यवहारिक हित यानी नॉलेज फुलफिल्स आवर प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। ज्ञान का यह दूसरा प्रकार दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। तकनीकी भाषा में हैबरमास इसे भाष्य विज्ञान कहते हैं और यह ज्ञान जिस सिद्धांत को जन्म देता है उसे हम भाष्य विज्ञान सिद्धांत कहते हैं। इसे व्यवहारिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी अंतःक्रियाओं के काम आता है। हम अंतःक्रियाओं को भाषा के माध्यम से समझते हैं। इस भाष्य विज्ञान का सीधा सा अगर तात्पर्य हम देखें तो निर्वचन है, समझ है। उदाहरण के लिए हमने अपने जीत को प्रदर्शित करने के लिए ये सिंबल बनाया, तो ये सिंबल क्या कहता है? विजय। हम जीत रहे हैं, विजयी हो रहे हैं। तो ये भाष्य विज्ञान है, निर्वचन और समझ पर आधारित है। तीसरा प्रकार ज्ञान का है कि ज्ञान उद्धारक होता है। नॉलेज इज इमेंसिपेटरी। व्यवहारिक ज्ञान एक तीसरे प्रकार के ज्ञान को जन्म देता है जो उद्धारक ज्ञान है। इसका ताल्लुक भी अंतःक्रिया और संचार होता है। कुछ फर्क है, लेकिन यह ज्ञान आलोचनात्मक सिद्धांतों को जन्म देता है। उद्धारक ज्ञान क्या करता है? आलोचनात्मक सिद्धांतों को जन्म देता है।
इस ज्ञान में व्यक्ति अंतःक्रियाओं का लाभ लेकर समाज का अहित करता है। इस लाइन पर ध्यान दीजिए, अंतःक्रियाओं का लाभ लेकर समाज का अहित करता है। यह ज्ञान अपने स्वरूप में भ्रष्ट होता है। अहित का हेतु शक्ति के माध्यम से पूरा करता है और समाज में इसी कारण शक्ति की प्राप्ति के लिए हमेशा संघर्ष होता है। यहाँ एक लाइन आई कि यह ज्ञान व्यक्ति अंतःक्रियाओं का लाभ लेकर समाज का अहित करता है। जैसे करप्शन, अंतःक्रिया के दौरान आपको किसी कार्य की जल्दी है, आप चाहते हैं हमारा ये कार्य हो जाए, हम खुद जाके कहते हैं कि व्यक्ति ये हमारा काम ऐसा हो जाएगा तो हम ये करेंगे। अब तो भगवान को भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं, भगवान जी हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए, हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे 101 रुपये का। अरे भगवान जी को 101 रुपये का प्रसाद क्यों चढ़ाएंगे? भगवान जी ने तो नहीं कहा कि आपका रिजल्ट, आप मेहनत करेंगे रिजल्ट अच्छा आएगा। ये तो खैर मैंने हल्की फुल्की बात की हंसने हंसाने के लिए, लेकिन शक्ति, यहाँ शक्ति की बात पद पे है। मान लीजिए प्रोफेशन में कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, ये सब जिसको हम अगर यहाँ जोड़ें तो हम वाइट कॉलर क्राइम से जोड़ सकते हैं कि उसके पास पद की शक्ति और अंतःक्रियाओं के दौरान वह ऐसे कामों को कर रहे हैं जो समाज का अहित कर रहे हैं। भ्रूण हत्या, PNGT एक्ट आया है, डॉक्टर्स जानते हैं कि ये कार्य गलत है, उसके बाद भी अंतःक्रियाओं के दौरान ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जो समाज का अहित कर रहे हैं। लॉयर को, जो वकील है, उसे पता है कि सामने वाला व्यक्ति क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने निर्भया केस में देखा होगा कितने बार, इससे बड़ी कोई गवाही, इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है? उसकी माँ रो देती थी जिस समय कहा जाता था कि अभी आज निर्णय नहीं आ पाएगा। कितनी मुश्किल से हम उस समाज में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। उस वकील के पास शक्ति थी, ज्ञान की शक्ति यहाँ पर आ जाती है, पद की शक्ति थी, और बार बार वह ऐसे दाव पेच क्रिएट कर रहे थे कि कितनी मुश्किल से आज भी एक उसमें दोषी है जो घूम रहा है। तो यहाँ पर हमने आज नव मार्क्सवाद को समझा। नव मार्क्सवाद क्या है? फ्रैंकफर्ट स्कूल, आप शब्द सुनते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है? अब हम बात करते हैं हैबरमास के मार्क्सवाद की आलोचना या क्रिटिकल थ्योरी ऑफ हैबरमास की। मार्क्स की किन आधारों पर हैबरमास ने आलोचना की? सबसे पहला है मार्क्स की श्रम एवं उत्पादन की अवधारणा सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन को समझने में असमर्थ है। हैबरमास ऐसा मानते हैं कि मार्क्स का उत्पादन विधियों और उत्पादन संबंधों का सिद्धांत आज के समाज पर लागू नहीं होता है, क्योंकि पिछले समय में जो पूंजीवाद था या मार्क्स के समय में जो पूंजीवाद था, उसमें राज्य और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से पृथक थे, अलग अलग थे। राज्य की नीति हस्तक्षेप की थी, पर आज स्थितियां बदल गई हैं। अब राज्य अर्थव्यवस्था में भागीदारी भी करता है और हस्तक्षेप भी करता है। उदाहरण के लिए हम देखें, हमारे देश में 1990 में जो आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण आया, इसके संबंधित जो नियम बने वो किसने बनाए? राज्य ने, राष्ट्र ने, देश ने, अर्थात राज्य ने आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। ऐसी अवस्था में मार्क्स की यह धारणा कि अर्थव्यवस्था ही समाज का निर्धारण करती है, हैबरमास कहते हैं गलत है, क्योंकि अब राज्य पूर्णतः अर्थव्यवस्था को नियंत्रित भी करते हैं। दूसरा जो इन्होंने मार्क्स की आलोचना की वह इस आधार पे की कि विकसित समाजों में दमन के तरीके बदल गए हैं। आप सब, इन एडवांस सोसाइटीज द वेज ऑफ ऑपरेशन हैव चेंज्ड। जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण और शोषित की बात करते हैं कि एक वह वर्ग जो उत्पादन संबंधों, उत्पादन साधनों पर जिसका नियंत्रण होता था, मालिकाना हक होता था, स्वामित्व, और वह सर्वहारा या श्रमिक वर्ग का शोषण करता था और वह उनसे शोषित था। और उन्होंने नारा भी दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो और ये मजदूर क्रांति करेंगे। यहाँ पर हैबरमास कहते हैं कि विकसित देशों में श्रमिकों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठ गया है, उन्हें अब अच्छी पगार और कल्याणकारी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसी अवस्था में मार्क्स के समय में जो दमन के प्रतिमान थे वह आज पूर्ण तरह से बदल गए हैं। इस समाज में श्रमिक आर्थिक अभाव के शिकार नहीं हैं। अब उनकी जो वंचितता है वह आर्थिक न होकर मनोवैज्ञानिक और एथनिक है। हैबरमास का दृढ़ विश्वास है कि आज का श्रमिक आर्थिक दृष्टि से उतना गरीब नहीं है, उतनी खराब हालत में नहीं है
आज का श्रमिक राजनीतिक संदर्भ में बात करता है। आर्थिक त्रासदी अब उसकी विषय वस्तु नहीं रही है। अर्थात इस आधार पर भी हैबरमास मार्क्स को अस्वीकार करते हैं कि विकसित समाजों में दमन के तरीके बदल गए हैं। तीसरा जो प्रमुख आधार है वो कहते हैं कि सोवियत रूस ने मार्क्सवाद को पराजित कर दिया। रूस एक कृषक समाज था और मार्क्स को ऐसा लगता था कि यहाँ की औद्योगिक अर्थव्यवस्था जैसी है वैसे ही रहेगी। यह भी मार्क्स का विचार 1990 में, जब सोवियत रूस के विघटन के साथ अप्रासंगिक हो गया। रूस का उद्योगवाद भी अब फोर्डवादी हो जाएगा, ये मार्क्स ने सोचा ही नहीं था। और इसमें श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, ये भी मार्क्स ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि हैबरमास के विचारों में मार्क्स का सिद्धांत है कि पूंजीवाद के विकास के साथ साथ क्रांति आएगी। यह आज गलत है। आज स्थिति यह है कि पूंजीवाद के विकास के साथ साथ श्रमिकों के विकास भी हुआ है, श्रमिकों की दशा में भी अच्छा सुधार आया है। राज्य भी अब दमनकारी न रहकर कल्याणकारी हो गए हैं और राज्य भी अपने श्रमिकों के लिए नई नई नीतियां बनाते हैं, नए नए उपाय कर रहे हैं ताकि श्रमिकों का शोषण ना हो। चौथा पॉइंट है जिसके आधार पर हैबरमास मार्क्स को अस्वीकार करते हैं। मार्क्स ने अधिसंरचना की पूर्णतः उपेक्षा की है। मार्क्स ने अधोसंरचना की बात की और वह अधोसंरचना कौन सी थी? आर्थिक प्रणाली। लेकिन अधिसंरचना हैबरमास विस्तृत रूप से संस्कृति पर लिखते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि नव मार्क्सवादियों ने सांस्कृतिक पक्ष को भी लिया। मीडिया, जनसंचार, पत्र पत्रिकाएं, इन सब पर भी उन्होंने अपने लेखनी से बहुत कुछ लिखा है। उनका कहना है कि सामाजिक उद्विकास केवल उत्पादन विधियों और उत्पादन साधनों का ही नहीं हुआ है। उद्विकास तो धर्म, विचारधारा, मूल्य आदि सांस्कृतिक तत्वों का भी हुआ है। यहाँ पर हैबरमास अभिव्यक्तिशील तर्क, कम्युनिकेटिव रीजन की अवधारणा को रखते हैं। अभिव्यक्तिशील तर्क, वे कहते हैं कि बुनियादी एवं अधिसंरचना के निर्माण में संचारों की भूमिका निर्णायक होती है। प्रतीक, अंतःक्रिया, एथनिसिटी आदि संचार के माध्यम हैं और अधिसंरचना के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम संपूर्ण हैबरमास की क्रिटिकल थ्योरी पर संक्षेप में प्रकाश डालें तो यही कहेंगे कि हैबरमास आधुनिकता के समर्थक हैं, वहीं उत्तर आधुनिकता जनित व्याधियों की से परेशान हैं और उत्तर आधुनिकता को पसंद नहीं करते हैं। मार्क्स की परंपरा के समर्थक हैं, मार्क्स को मानते हैं, लेकिन मार्क्स के कुछ सिद्धांतों की नए सिरे से व्याख्या करते हैं। इससे हम नव मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे अल्थुजर के बारे में डिस्कस करूंगी। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।